आम का सीजन चल रहा है ना। अभी आम का सीजन आने वाला है। खरबूजे तरबूज का सीजन चल रहा है। तो आम, कच्चे आम को कौन कौन तोड़ता है? आज के समय में कच्चे आम कौन कौन तोड़ता है? कोई नहीं तोड़ता। देखो, जैसे फलदार वृक्ष पर लोग ढेला फेंकते हैं ना। अब आम का पेड़ है तो उस पे क्या है, ढेला फेंक के मारते ताकि आम टूट जाए ना, चाहे वो कच्चा हो चाहे वो पक्का हो। और कांटेदार वृक्ष से दूर हटकर चलते हैं। वैसे ही लोग भले इंसान को गालियां देते हैं और गुंडे मवाली से दूर हटकर चलते हैं, है ना। आम जनता का मानवता के खिलाफ अपराध क्या रहे? देखो, आम जनता के तो नाथसीवाद हम पढ़ते आ रहे हैं अभी तक। नाथसीवाद पर आम लोगों की प्रतिक्रिया क्या रही? बहुत सारे लोग नाथसी शब्दाडंबर और धुआंधार प्रचार का शिकार हो गए थे। वे दुनिया को नाथसी नजरों से देखने लगे थे। कैसे? नाथसी नजरों से देखने लगे थे और अपनी भावनाओं को नाथसी शब्दावली में व्यक्त करने लगे थे। किसी यहूदी का अगर आमना सामना हो जाता था, देखो कभी ऐसा समय आता था कि किसी यहूदी का आमना सामना हो जाता था। आमना सामना हो जाने पर उन्हें भीतर से गहरी नफरत और गुस्से का एहसास होता था। भीतर से कैसा? गहरी नफरत और गुस्से का एहसास होता था। उन्होंने न केवल यहूदियों के घर के बाहर निशाना लगा दिए, बल्कि जिन पड़ोसियों पर शक था उनके बारे में देखो क्या क्या, जिस भी पड़ोसी पर शक हुआ उसकी सूचना जो है किसको दे दी? पुलिस को सूचित कर दिया। पक्का विश्वास था उन्हें कि नास्तिवाद ही देश को तरक्की के रास्ते पर लेकर जाएगा, व्यवस्था सबका कल्याण करेगी। लेकिन जर्मन का हर व्यवस्थित, देखो जर्मन में ही पढ़ रहे थे हम। नास्तिवाद किसे पढ़े? जर्मन। जर्मनी लिख लो, ठीक है ना। क्या लिख लो? जर्मनी। तो जर्मनी की हर व्यक्ति नाथसी नहीं था। बहुत सारे लोगों ने पुलिस दमन और मौत की आशंका के बावजूद नाथसीवाद का जमकर विरोध भी किया। देखो, इस व्यवस्था का जो है क्या क्या विरोध भी हुआ। इसका विरोध भी किया गया और किसके द्वारा किया गया उसके बारे में भी हम अभी जानेंगे। इसका विरोध भी जमकर विरोध किया गया। लेकिन जर्मन साम्राज्य का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस पूरे घटनाक्रम का मूक दर्शक और उदासीन साक्षी बना हुआ था। लोग कोई विरोधी कदम उठाएं, अपना मतभेद व्यक्त करने, नाथसीवाद का विरोध करने से डरते थे। विरोध तो हो रहा था लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते थे? डरते थे। वे अपने दिल की बात कहने की बजाय आंखें फेर लेना ज्यादा बेहतर समझते थे। अपने आंखें फेर के चले गए, ठीक है। और पादरी हुए एक बहुत बड़े फेमस, स्मार्ट, एकदम चिकने पादरी हुए। पादरी का नाम क्या था? उन पादरी का नाम क्या था? पादरी का नाम था, जय हिंद, निमियो लर। ये पादरी हुए बहुत बहुत पहुंचे हुए पादरी, है ना। इन्होंने देखो क्या किया, नाथसियों का लगातार विरोध किया। क्या किया? नाथसियों का लगातार इन्होंने क्या किया? विरोध किया। पादरी निम्लोफर ने क्या किया? देखो, नाथसियों का लगातार विरोध किया। उन्होंने क्या पाया? इन्होंने पाया कि कार्यशैली और कुकृत्यों पर निशाना साधते हुए इस खामोशी के बारे में उन्होंने बड़े मर्मस्पर्शी ढंग से लिखा। क्या लिखा? कि जनता एक अजीब सी खामोशी में डूबी हुई है। जनता एक अजीब सी खामोशी में डूबी हुई है। और पहले वे कम्युनिस्टों को ढूंढने आए। पहले वे कम्युनिस्टों को ढूंढने आए, ठीक है। और मैं कम्युनिस्ट नहीं था, इसलिए मैंने कुछ नहीं किया। और उन्होंने क्या पाया कि नाथसी साम्राज्य में लोगों पर जिस तरह के निर्मम और संगठित जुल्म किए जा रहे हैं उनका जर्मनी की आम जनता विरोध कर नहीं पा रही थी। बिल्कुल भी विरोध नहीं कर पा रही थी भाई जनता, ठीक है। और फिर वे सोशल डेमोक्रेट को ढूंढते आए। तो मैं सोशल डेमोक्रेट नहीं था इसलिए चुप रहा, ठीक है। इसके बाद वे ट्रेड यूनियन वालों को ढूंढते आए। किसको? ट्रेड यूनियन वालों को ढूंढते आए, पर मैं ट्रेड यूनियन में नहीं था। और फिर वे यहूदियों को ढूंढते आए, लेकिन मैं यहूदी भी नहीं था, इसलिए मैंने कुछ नहीं किया। फिर अंत में जब वह मेरे लिए आए, किसके लिए आए? जब वे मेरे लिए आए तो मैंने क्या किया? मैंने की पढ़ाई। स्कूल खुले, शुरू पढ़ाई, उठाओ बस्ता, पकड़ो रास्ता,
बीते महीने आई परीक्षा, सुनो डांट मम्मी पापा की, करो तैयारी परीक्षा की, लग गई फिर से छुट्टी, कर लो आराम और कसरतें, क्योंकि उठाने से है फिर से बसते। तारीफें चाहे कितनी भी हो, तारीफ चाहे कितनी भी कर लो, लेकिन अपमान बहुत सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि अपमान वो ऋण है जिसे हर इंसान वक्त आने पर ब्याज सहित चुकाता है। समझ में आए बच्चों, कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़े। तो जब वे देखो, अंत में जब वे मेरे लिए आए तो वहां कोई नहीं बचा जो मेरे साथ खड़ा हो सके। नाज़ी जर्मन में बहुत बहुत यहूदी क्या महसूस करते थे, यह एक बिल्कुल अलग कहानी है। सालट वेराट कौन हुए? विराट, ये भी बहुत बड़े पहुंचे हुए उस्ताद थे, ठीक है ना, बहुत पहुंचे हुए। इन्होंने देखो अपनी डायरी में क्या क्या लिखा, इन्होंने अपनी डायरी में लिखा था, लोगों के सपनों को चोरी छिपे दर्ज किया था। क्या लिखा था? लिखते हुए लोगों के जो जरूरतें जो उस समय हो रहे थे, जो उनके सपने थे, उनको चोरी छिपे अलग से कहानी में लिखा था, ठीक है ना, दर्ज किया था। बाद में उन्होंने अपनी इस डायरी को पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया। बाद में क्या किया? पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया, और पढ़ने वालों को झंझोर कर रख देने वाली इस किताब का नाम क्या था? अब ये डायरी नहीं रही, अब क्या बन गई? किताब बन गई। क्या नाम था इसका? थर्ड अंपायर। देखा है आपने थर्ड अंपायर? तो ये थर्ड अंपायर नहीं थी, ठीक है ना, थर्ड राइख। क्या नाम था इस पुस्तक का जो इन्होंने डायरी लिखी थी? उस पुस्तक का बाद में नाम रखा गया क्या? थर्ड राइख ऑफ ड्रीम्स, ऑफ ड्रीम्स, ये नाम रखा गया। और सोलट ने इस किताब में बताया कि एक समय के बाद किस तरह खुद यहूदी भी अपने बारे में नाज़ियों द्वारा फैलाई जा रही रूढ़ी छवियों पर यकीन करने लगे थे। अपने सपनों में उन्हें भी अपनी नाक आगे से मुड़ी हुई दिखी थी। कैसी? नाक आगे से मुड़ी हुई, और बाल व आंखें काली, और यहूदियां जैसी शक्ल सूरत व चाल ढाल दिखने लगी थी। नाज़ी प्रेम में यहूदियों की जो छवियां और तस्वीरें छपती थी, वे दिन रात यहूदियों का पीछा कर रही थी। ये छवियां सपनों में भी उनका पीछा नहीं छोड़ती थी। बहुत सारे यहूदी क्या थे? गैस चैम्बर में पहुंचने से पहले ही दम तोड़ गए। भाई वो गैस चैम्बर में पहुंचे भी नहीं, उन्होंने दम तोड़ दिया, ठीक है। अब देखो होलोकॉस्ट क्या होता है? होलोकॉस्ट कोई जानता है? होलोकॉस्ट क्या होता है? होलोकॉस्ट, कोस्ट, कास्ट है, ठीक है ना, क्या है? कास्ट कर लेना, कोस्ट नहीं करना, ठीक है ना, कोस्ट नहीं, कास्ट। महाध्वंस क्या होगा इसका मतलब? महाध्वंस। तो देखो, नाज़ी तौर तरीके की जानकारी नाज़ी शासन के आखिरी सालों में रिस रिस कर जर्मनी से बाहर जाने लगी। कैसे रिस रिस कर? जैसे पानी रिसता है ना, पहाड़ों में से पानी रिसता है ना, तप तप तप, देखा है ना रिसते हुए पानी को? तो रिस रिस कर जर्मनी से बाहर जाने लगी। लेकिन वहां कितना भीषण रक्तपात और बब्बर दमन हुआ था, इसका असली अंदाजा तो दुनिया को युद्ध खत्म होने और जर्मनी को हार जाने के बाद पता लग पाया। जब जर्मनी हार गया ना, तब लोगों को पता चला। जर्मन समाज तो मलबे में दबे एक पराजित राष्ट्र के रूप में अपनी दुर्दशा से दुखी था। लेकिन यहूदी भी चाहते थे कि दुनिया उन भीषण अत्याचारों और पीड़ाओं को याद रखे जो उन्होंने नाज़ी कत्लेआम में झेली थी। इन्हीं कत्लेआमों को क्या कहा गया? इन्हीं कत्लेआमों को कहा गया महाध्वंस या होलोकॉस्ट भी कहा जाता था। जब दमन चक्र अपने शिखर पर था, उन्हीं दिनों एक यहूदी टोले थे। टोला क्या होता है? ग्रुप, ठीक है ना, यहूदियों का ग्रुप था, उसको बोला गया टोला, ठीक है ना। तो टोले में रहने वाले एक आदमी ने अपने साथी से कहा, क्या कहा साथी से अपने? कि वह युद्ध के बाद सिर्फ आधा घंटा जीना चाहता है। युद्ध के बाद आधा घंटा और जीना चाहता है, ओनली आधा घंटा। शायद वह दुनिया को यह बताना चाहता था कि नाज़ी जर्मन में क्या क्या हो रहा था। जो कुछ हुआ उसकी गवाही देने और जो भी दस्तावेज हाथ आए उन्हें बचाए रखने की यह
अदम्य चाह घेटों और कैंपों में नारकीय जीवन भोगने वालों में बहुत गहरे तौर पर देखी जा सकती है। उन्होंने क्या किया, देखो उन्होंने उनमें से बहुत सारों ने क्या किया, डायरिया लिखी। देखिए यहां लिखी ना डायरिया, बाद में इसको किताब का नाम दे दिया गया। नोटबुक लिखी, दस्तावेजों के संग्रह बनाए, दस्तावेजों को क्या बनाए, संग्रह बनाए। डायरिया लिखी, नोटबुक लिखी। और इनके विपरीत यह दिखाई देने लगा कि अब युद्ध में नात्सियों की पराजय तय है। तो नात्सी नेतृत्व में दफ्तरों में मौजूद तमाम सबूतों को नष्ट करने के लिए अपने कर्मचारियों को क्या किया, पेट्रोल बांटना शुरू कर दिया। क्या शुरू कर दिया, पेट्रोल बांटना शुरू कर दिया। अब अगर आज के समय में कोई पेट्रोल बांटेगा तो गाड़ी में डाल लेंगे, है ना, क्योंकि पेट्रोल कितना महंगा हो गया है ना। तो इनको सब जो है क्या, कर्मचारियों को अपने नष्ट करने के लिए, सबूतों को नष्ट करने के लिए अभी पेट्रोल डालो और सुहा कर दो। विचारों की नदियों से भरा मन भी एक दरिया है, समझ पाए, विचारों की नदियों से भरा मन भी एक दरिया है। और यहाँ क्या किया गया, उनको दफ्तरों में मौजूद तमाम सबूतों को नष्ट करने के लिए अपने कर्मचारियों को पेट्रोल बांटना शुरू कर दिया। और आज के समय में कोई पेट्रोल बांटेगा तो गाड़ी में डाल देगा, हाँ, छोड़ना क्या करना, सबूत तब के तब देखे जाएंगे। दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में स्मृति लेखों, साहित्य, वृत्तचित्रों, डायरी, स्मारकों और संग्रहालयों में इस महाध्वंस का इतिहास और स्मृति आज भी जिंदा है। ये सारी चीजें उन लोगों के लिए एक श्रद्धांजलि है। क्या है, एक श्रद्धांजलि है जिन्होंने उन सब स्याह दिनों में भी प्रतिरोध का साहस दिखाया। उन लोगों के लिए भी ये सारी बातें शर्मनाक यादगार है जिन्होंने ये जुल्म ढाए, और उनके लिए चेतावनी की आवाजें हैं और खामोशी से सब कुछ देख रहे हैं। समझ पाए बच्चे, नहीं समझे, समझ गए, ठीक है। देखो जीविका क्या होती है, फिर अब हम समझेंगे जीविका क्या होती है। जीविका, एक तो जिज्जीविषा होता है, जिज्जीविषा का अर्थ क्या होता है, अर्थ क्या होता है, सब लिखेंगे जिज्जीविषा का अर्थ क्या होता है, और जिज्जीविषा शुद्ध वर्तनी में लिखेंगे, ठीक है ना, क्या लिखेंगे, शुद्ध वर्तनी में। तो जिज्जीविषा क्या होती है वो लिखेंगे। यहां हम बात कर रहे हैं जीविका की। और अर्थव्यवस्था, हल्ला करोगे तो आपकी व्यवस्था कर दूंगा मैं, ठीक है ना, हम आपकी व्यवस्था कर देंगे, ठीक है ना। आप देखो सभी समाज के बच्चे बैठे यहाँ पर, है ना, सभी समाज के हैं, कोई शर्मा है, कोई ठाकुर है, कोई त्रिवेदी है, कोई चोटेला है, कोई पवार है, कोई नेगी है, मैं क्या हूं। देखो जीविका और कम टू द पॉइंट, जीविका और अर्थव्यवस्था एवं समाज। देखो आधुनिक विश्व का जो उदय कैसे हुआ, अगर हम बात करेंगे विश्व की, और वो भी कैसा विश्व, आधुनिक विश्व का उदय कैसे हुआ, इस बात पर विचार करते हुए हम अक्सर कारखानों और शहरों पर, कहां जाएंगे, देखो कारखाने देखे आपने, कारखाने और शहर, कौन कौन गया कारखानों में और शहरों में, घूमते हैं ना आजकल, कारखाने और शहरों में, और बाजार को आपूर्ति करने वाले जो औद्योगिक हैं और कृषि क्षेत्रों पर ध्यान देते हैं। हम यह भूल जाते हैं कि इन क्षेत्रों के बाहर दूसरी अवस्थाएं, अर्थव्यवस्थाएं भी है, व्यवस्थाएं भी है दूसरी, और दूसरे लोग भी हैं जो राष्ट्र के लिए महत्व रखते हैं। हम तो अपना अपना चाहते हैं ना, हाय मेरा, एक पेड़ लगाया, 70 जनों ने फोटो खिंचवा ली इसको, है ऐसे करते हैं, सेल्फी लेते हैं, सेल्फी है ऐसी लेते हो ना सेल्फी आप लोग। एक पेड़ लगाया और 70 लोग खड़े हो गए उसके बीच में, और उसके बाद पानी देना है कि नहीं देना है, सूख रहा है, गीला है, कर रहा है, सब चौपट। ऐसे नहीं करना, ठीक है ना। पेड़ लगाना अलग बात है और उसको सींचना अलग बात है, ठीक है। अच्छी समझ और अच्छा स्वास्थ्य दोनों जीवन के सबसे बड़े आशीर्वाद हैं। इसको जितनी जल्दी समझ जाओगे उतने बेहतर बन जाओगे। समझ पाए। हम क्या भूल जाते हैं कि क्षेत्रों से बाहर भी दूसरी अर्थव्यवस्थाएं हैं और लोग भी हैं और जो राष्ट्र के लिए महत्व रखते हैं। आधुनिक दृष्टि से देखने पर ऐसा लगता है कि चरवाहों और वनवासियों, घुमंतू किसानों और खाने की चीजें बीनकर गुजर बसर करने वाले लोगों की जिंदगी अतीत में ही कहीं अटक कर रह गई है। समकालीन विश्व के उदय का अध्ययन करते हुए उनके प्रति हमारा रवैया कुछ ऐसा
रहता है कि मानो उनकी जिंदगी का कोई महत्व ही ना हो, उनकी जिंदगी का अपनी कोई महत्व ही ना हो। हमने उनकी जिंदगी के बारे में जानना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि वे अपनी दुनिया को कैसे व्यवस्थित करते हैं और कैसे अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। ये लोग भी पूरी तरह उसी दुनिया का हिस्सा हैं जिनमें हम आज रह रहे हैं। वे गुजरे हुए जमाने के बचे कुचे लोग नहीं है, ठीक है ना, गुजरे हुए जमाने के बचे कुचे लोग नहीं है। जंगलों में रहने वाले विविध समुदाय जंगलों का किस तरह से इस्तेमाल करते, देखो जंगलों का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना, किस तरह से करते हैं। पहले लोग जंगलों में रहते थे ना, हाँ ना, आदिवासी लोग थे, आदिवासी तो अभी भी रहते जंगलों में, और उस समय देखो लोगों ने जंगलों में रहना शुरू किया है ना, फिर उसके बाद गांव का निर्माण हुआ, फिर नगरों का विकास हुआ, ठीक है। तो जंगलों का कैसे इस्तेमाल करते थे, जहां आपको पता चलेगा कि 19वीं सदी में उद्योग और शहरी और जहाजरानियों और रेलवे के उदय, देखो अब रेलवे का उदय कैसे हुआ। रेलवे के लिए क्या चाहिए भाई, अगर हम अपने देश में रेलवे का निर्माण करना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या चाहिए, उसकी पटरी बिछाई जाएगी। रेल के लिए क्या होती है, पटरी होती है ना, तो पटरी बिछाई जाएगी, नहीं बिछाई जाएगी तो अभी तो देखो क्या है, सीमेंट की, आपने देखा होगा ना, जब पटरी देखी होगी आपने, ट्रेन की पटरी देखी है, किस किसने देखी, हाथ खड़ा करो। तो देखो उसके नीचे स्लीपर लगे होते हैं, पटरी के नीचे क्या लगे होते हैं, स्लीपर लगे होते हैं। वो स्लीपर पहले लकड़ियों के बनाए जाते थे, अब तो कंक्रीट के भी बनाए जाते हैं, लोहे के भी देखे होंगे आपने, कहीं कहीं पर लोहे के भी लगे हुए हैं आजकल, तो कंक्रीट के भी बनाए जाते हैं। पहले लकड़ियों के बनाए जाते थे, किसके, लकड़ी के स्लीपर बनाए जाते थे। रेलगाड़ी बनाने के, रेलगाड़ी चलाने के लिए उनके पटरी बिछाने के लिए स्लीपर की जरूरत पड़ती थी। अब देखो ये अब क्या थे, ये लोग भी पूरी तरह उसी दुनिया का हिस्सा थे जिनमें हम आज रह रहे हैं। और आपको पता चल जाएगा 19वीं सदी में क्या है, उद्योगों और शहरों, जहाजरानी, रेलवे के उदय व विस्तार से लकड़ी और अन्य उत्पादों के लिए जंगलों पर दबाव कितना बढ़ गया था, जंगलों पर, इन्हीं जंगलों पर कितना दबाव बढ़ गया था। इन नई जरूरतों और मांगों के चलते जंगलों के प्रयोग से संबंधित कायदे कानून बदल गए, कायदे कानून बदले गए और जंगलों के रखरखाव की एक नई पद्धति सामने आई, जहां इस बात पर भी प्रकाश डाला जा सकता है कि जंगलों पर औपनिवेशिक नियंत्रण कैसे कायम हुआ, कैसे वन क्षेत्रों को मापा गया, पेड़ों का वर्गीकरण किया गया और बागान विकसित किए गए, कैसे किए गए बागान विकसित। इन सारे परिवर्तनों से वन संसाधनों का इस्तेमाल करने वाले स्थानीय समुदाय की जिंदगी भर पर पूरा पूरा असर पड़ा, पूरा पूरा एकदम लबालब। उन्हें नई व्यवस्था में काम करने और अपने जीवन को नए सिरे से संगठित करने के लिए क्या किया गया, विवश किया गया। लेकिन उन्होंने इन नियमों और कानूनों के खिलाफ बगावत भी की और सरकारों को अपनी नीतियां बदलने के लिए क्या किया, बाध्य भी किया। क्या किया, बाध्य भी किया। तो चलें स्कूल, चलो स्कूल चले हम, हाँ, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, हर हर महादेव।